हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने अपना सब्जेक्ट चालू किया था ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले मैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ जो आईटी या कंप्यूटर फील्ड से नहीं हैं। तो उनको नहीं पता होगा शायद कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कहाँ पे होता है। तो आप लैपटॉप या पीसी तो यूज़ करते ही होंगे, तो आप उसमें देखा होगा विंडोज़ 9, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉयड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो उसमें iOS आता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप चाहते हो, यू आर विलिंग टू नो, यू आर क्यूरियस टू नो कि ये सब कैसे काम करता है, आपका फ़ोन कैसे काम करता है, आपका पीसी कैसे काम करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी लेक्चर्स मैं लेने वाली हूँ उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि आपका पीसी, फ़ोन कैसे एक्चुअली में काम करता है, बैकग्राउंड में कैसे काम करता है। तो सिर्फ आईटी या कंप्यूटर फील्ड के लिए ही नहीं, जो चाहते हैं, जो क्यूरियस है कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, तो उन सब के लिए भी ये लेक्चर्स है। सिर्फ आईटी या कंप्यूटर के लिए ही नहीं। तो आप अटेंड कीजिए या देखिए और सीखिए और मज़े कीजिए। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर 1.3 एंड overview of this lecture is, in this we will learn types of operating system. There are different types of operating system from earlier to अभी तक के ज़माने में, पहले से अभी तक में कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आज जानेंगे, बेसिक्स क्या है उसमें। हम 4 टाइप्स जो मेनली होते हैं तो वो आज हम देखेंगे। फर्स्ट इज़ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से हम चालू करते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपलेस्ट और स्टार्टिंग में यूज़ होता था। एकदम स्टार्टिंग जब ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया तब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो मेमोरी है, जो हमने बात की थी मेन मेमोरी, जो रैम जो हम कहते हैं, तो जो मेन मेमोरी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है जॉब। एट ए टाइम एक ही जॉब मेमोरी में लोड होता था। मेमोरी में ओएस और जॉब दोनों लोड होते थे और एट ए टाइम एक ही जॉब लोड होता था। उसमें क्या होता था कि एक बैचेस ऑफ जॉब होते थे। बैचेस ऑफ जॉब्स इन द सेंस कि सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स या कुछ भी। तो वो बैचेस ऑफ जॉब्स होते थे, एक एक प्रोग्राम समझ लो आप। तो वो सब पे बैचेस के इनपुट होते थे। एट ए टाइम क्या होता था, उस सब बैचेस में से एक एक जॉब लेते थे और अपने मेमोरी में लोड करते थे। उस मेमोरी में फिर ओएस और एक जॉब रहता था, फिर वो रन होता था, फिर सीपीयू उसमें से रन करती थी, फिर एक आउटपुट आता था। तो ये होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर बैचेस ऑफ जॉब एंड इट विल सेलेक्ट one job selected and loaded into the memory for execution. After its execution, it will select next job and it will run next job in the memory. So this process continues until all the jobs are completed. So let's see the working of this batch operating system. It is very long process, it's very long, it is time consuming in short. कि इसमें क्या होता है, एक ऑपरेटर होता था और एक प्रोग्रामर होता है। जैसे अभी के हम ज़माने में देखें तो प्रोग्रामर भी हम ही होते हैं, ऑपरेटर भी हम ही, एक ही पीसी पे हम काम करते हैं। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम प्रिपेयर करता था, दैट इज़ द जॉब प्रिपेयर करता था, फिर वो एक ऑपरेटर को सबमिट करता है। फिर वो ऑपरेटर क्या करता है कि सेम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो जो भी जॉब्स है उन सबको बैचेस वाइज डिवाइड करते हैं। फिर उस बैचेस वाइज जब भी पीसी या कंप्यूटर सीपीयू जब भी फ्री हो तो वो बैच वाइज को उसको रन करता है। जैसे हमने फिगर में देखा, देर आर इनपुट जो बैचेस ऑफ जॉब्स एंड ओएस और जॉब एक, तो वो बैचेस में रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बैचेस बनाता है, फिर उसमें से एक एक जॉब को वो रन करता है। एट सम लेटर टाइम आउटपुट अपीयर्ड, हो सके आ जाए, आउटपुट फिक्स नहीं था, वो आज भी आ सकता है, 10 दिन के बाद भी आ सकता है, 1 साल भी लग सकता है आउटपुट आने में। सो तब बहुत टाइम लगता था आउटपुट आने में। और आउटपुट जो है वो एक्चुअल में आउटपुट हो सकता है या फिर एरर इन्फॉर्मेशन हो सकता है। आउटपुट आने के बाद ही पता चलता है कि वो एक्चुअल में वो रियल आउटपुट है
या फिर एरर आ रही है, सपोज a प्लस बी की तुमने इनपुट दी, a प्लस बी मतलब 2+3 तुमने दिया, तो उसका आंसर 5 आएगा या फिर 7 आएगा, वो आउटपुट 2 दिन बाद आ सकता है या 10 दिन बाद आ सकता है। आउटपुट आने के बाद आपको पता चलेगा कि एरर आई है या फिर रियल में आउटपुट आया है। अगर रियल में आउटपुट आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है, तुम्हारा आउटपुट सही है। अगर प्रॉब्लम कब आएगी, जब एरर आएगी। एरर आएगी तो वो ऑपरेटर क्या करेगा कि एरर है तुम्हारा, तो वापस वो प्रोग्रामर को देगा कि भाई तुम्हारी एरर आई है तुम्हारी प्रोग्राम में, तो वापस प्रोग्रामर उसको करेक्ट करेगा। फिर उसके बाद वापस वो ऑपरेटर को देगा, फिर वो बैचेस बनाएगा। जब भी फ्री होगी रन करने के लिए सीपीयू फ्री होगा, तब वापस वो करेगा, आई मीन रन एग्जीक्यूट करेगा। तो इन शॉर्ट इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, इट है एडवांटेज क्या है इसके कि वेरी सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट, ऑफ कोर्स कि ये सिंपल है। और ऑलवेज रेसिडेंट इन मेन मेमोरी, हमने देखा कि एक प्रोग्राम ऑलवेज रेसिडेंट इन द मेन मेमोरी में ही रहता है, क्योंकि एक जॉब रहता है और एक ओएस। तो ये इसका एडवांटेज है, सिंपल है और ईजी है, पहले ज़माने में यूज़ करते थे। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि लो थ्रूपुट है। जब तक एरर आ रही है या इनपुट आउटपुट है, तब तक सीपीयू जो है वो फ्री है, आइडल है, उसको कुछ काम नहीं है। जब तक एरर वो जब कोई जॉब नहीं है उसके पास सीपीयू के पास करने के लिए, एरर प्रोग्रामर एरर ठीक कर रहा है, तब तक सीपीयू फ्री है। तो दिस इज़ लो थ्रूपुट। प्रोग्रामर डू नॉट हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन विद जॉब। मैंने कहा था कि प्रोग्रामर बनाता है प्रोग्राम्स या जॉब्स बनाता है, फिर वो ऑपरेटर को देता है रन एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता सीपीयू के साथ या जॉब के साथ। तो डिबगिंग इज पॉसिबल ओनली ऑफलाइन इट्स मीन्स आफ्टर आउटपुट अपीयर्स। आउटपुट आने के बाद एरर आई, तो उसके बाद जो डिबगिंग मतलब कि एरर को रिकॉग्नाइज करना या फिर उसको ठीक करना, तो वो जो डिबगिंग की प्रोसेस है वो आउटपुट आने के बाद ऑफलाइन होता है, मतलब रन हो रहा है तब तुम नहीं चेक कर सकते हो कि भाई कहाँ आउटपुट है, तो आने के बाद वो डिबगिंग कर सकते हैं। तो दैट इज़ डिसएडवांटेज एंड ऑफ कोर्स इट्स टाइम कंज्यूमिंग। प्रोग्रामर बनाएगा, फिर ऑपरेटर को देगा, तो फिर वो देखेगा, फिर पता नहीं कब आउटपुट आएगा, फिर एरर आएगी तो फिर और टाइम, तो इट इज़ सो मच टाइम कंज्यूमिंग। सो दैट्स वाई a batch operating system is not used nowadays. And now next is multi-programming operating system. हमने batch operating system में देखा था at a time only one program or one job is loaded in the main memory. But in multi-programming operating system थोड़ा advance हुआ batch से, इसमें it's provide the ability to run more than one program concurrently means simultaneously more than one programs load होते हैं। जब फिगर देख रहे हो तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेन मेमोरी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, देयर आर वर्क फॉर जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4, तो 4 जॉब एट ए टाइम लोड हुए मेन मेमोरी में। तो दिस इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टी मतलब मल्टीपल, मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टी प्रोसेसेस मल्टी जॉब्स तुम मेन मेमोरी में लोड कर सकते हो। मेमोरी इज शेयर्ड बिटवीन ओएस एंड प्रोग्राम। ऑफ कोर्स इन बैच प्रोग्रामिंग also there is memory is divided into OS and the job, but at a time only one job. In here memory is divided into OS and programs, but here there is a multiple programs, multiple jobs are there in the main memory. हाँ, it use the maximize CPU usage of इतने सारे जॉब्स एट ए टाइम उसके अंदर, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीपीयू को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसके बाद देखेंगे उसकी वर्किंग में, तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको सीपीयू का कैसे मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि इम्प्रूव सिस्टम थ्रूपुट। सीपीयू ज़्यादा यूज़ हो रहा है मतलब कि सिस्टम की थ्रूपुट में आउटपुट, आपका रिस्पॉन्स टाइम आउटपुट बहुत जल्दी आएगा, तो वो अच्छी बात है उसकी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेस मैंने बताया था आपको पहले ही लेक्चर में कि सीपीयू है, मेमोरी है, ये सब रिसोर्सेस है, तो वो सब रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से आप इसमें कर पाते हैं। हमारा सबसे मेन काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से यूज़ करो। सीपीयू को आइडल नहीं होना चाहिए, सीपीयू को जितना चाहे यूज़ करो। प्रोसेसर हो, जो सीपीयू है हम प्रोसेसर कहते हैं, तो उसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करना चाहिए, तभी हमको अच्छे से आउटपुट एफिशिएंटली हम उसको इम्प्रूव सिस्टम थ्रूपुट वो सब अच्छे से ले पाएंगे। चलो तो अब इसका वर्किंग देखते हैं। इट इज़ वर्क्स ऑन नॉन प्रिमिटिव मैनर।
नॉन प्रिमिटिव मैनर में जब भी कोई आप प्रोसेस लोड कर रहे हो सीपीयू मेमोरी में या फिर प्रोसेसर रन करने के लिए, तो तब तक वो निकलेगा नहीं जब तक वो खुद नहीं आ जाता। आप ज़बरदस्ती उसको नहीं निकल, वॉलेंटरी जब वो छोड़ेगा पीसी को, सीपीयू को, तभी वो सीपीयू में से बाहर आएगा। तो उसे कहते हैं नॉन प्रिमिटिव मैनर। नॉन प्रिमिटिव मैनर मीन्स कि जब इट्स allowed to execute until it's voluntarily gives up the CPU. CPU खुद दे दे तब तक वो रन होगा, तो that is known as non-preemptive manner. Program voluntarily gives up CPU when it's wait for some event such as input-output operation or when it's terminate. CPU प्रोग्राम में रन हो रहा है CPU में, तो वो कब छोड़ेगा CPU? जब उसका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा रन होना, या फिर उसको किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत होगी। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मीन्स प्रिंटर, स्कैनर, ऐसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ज़रूरत हो तो तब वो सीपीयू को छोड़ देगा, तब आप दूसरा सीपीयू रन कर सकते, दूसरा प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो वन सीपीयू बिकम फ्री, इट्स एलोकेटेड टू सम अदर प्रोग्राम्स. So let's see one example. Let's see with this concept with one example. You will see figure दिख रही है आपको, तो उसमें आप देखिए 3 प्रोग्राम्स हैं, P1, P2, P3, 3 प्रोसेसेस है जो मेमोरी में लोड है। जो हमने जॉब देखे थे, 3 जॉब समझ लिया जाए आपने, P1, P2, P3, 3 जॉब्स है जो मेमोरी में लोड है। फर्स्ट टाइम इनिशियली P1 रन हो रहा है, 5 सेकेंड के लिए सपोज P1 रन हुआ, तो तब तक P1 रन हो रहा है, तब तक P2, P3 वेट में है, मतलब वेट कर रहे हैं। CPU एट ए टाइम CPU एक ही को रन हो सकता है। एट ए टाइम CPU जो है ओनली वन प्रोग्राम कैन रन। याद रखने, हमेशा याद रखिए कि CPU रन्स एट ए टाइम ओनली वन प्रोग्राम या वन प्रोसेस ओनली। सो नाउ सी, फर्स्ट टाइम इनिशियली P1 रन्स, P1 5 सेकेंड के लिए रन हुआ, तो तब तक P2 और P3 वेट करेंगे। तो चलो, अब P1 5 सेकेंड के रन होने के बाद उसको कोई इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ी, तो वो चला गया इनपुट आउटपुट के लिए, वेटिंग। तो अब ये वेट कर रहा है, तो चलो अब यहाँ पे CPU फ्री है, तो P2 क्या करेगा कि चलो CPU फ्री है तो वो रन होना चालू कर देगा। P2 रन्स हियर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P1, P2 स्टार्ट्स रनिंग। तब तक P1 और P3 वेटिंग में है। फिर से P2 जो है सिर्फ सपोज 10 सेकेंड्स के लिए रन हुआ, उसको 10 सेकेंड्स का काम था तो 10 सेकेंड्स के लिए रन हुआ, फिर उसके बाद उसको कोई इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ी तो वो वापस वेटिंग स्टेट में चला गया। तो अब यहाँ पे P2 के लाइन में देखोगे तो जब उसका 10 सेकेंड्स ख़त्म हो गया तो CPU इज़ नाउ फ्री। सो P3 क्या करेगा, P3 रन होना स्टार्ट कर, चलो CPU फ्री मिला उसे तो P3 चालू कर देगा रन होना। तो P3 रन हो रहा है यहाँ पे। अब P3 सपोज 15 सेकेंड्स के लिए रन हुआ, 15 सेकेंड्स के बाद उसको कोई इनपुट आउटपुट की ज़रूरत हुई तो वापस वो वेटिंग स्टेट में चला गया। तो अब यहाँ पे CPU फ्री है, प्रोसेसर फ्री है। उसके बाद अब P1 को देखो, P1 वापस क्या हुआ कि P1 का ख़त्म हो गया काम इनपुट आउटपुट का, तो वापस आया रन होने के लिए, तो वापस वो P1 चालू हुआ। फिर से सेम प्रोसेस, P1 फिर उसको शायद वेटिंग स्टेज में जाना पड़ेगा, शायद इनपुट आउटपुट चाहिए तो वो वेटिंग स्टेज में जाएगा, या फिर उसका ख़त्म हो गया काम तो वो निकल जाएगा बाहर। तो उस हिसाब से देखेंगे तो वी विल लास्ट लाइन में देखेंगे आप P1, P2, P3 कंबाइंड दिखा है। तो आप यहाँ नॉर्मली देखेंगे तो कंटिन्यूसली CPU इज़ यूजिंग, P1 पहले रन हुआ, P2 रन हुआ, फिर P3। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 प्रोसेस कंटिन्यूसली रन हो रहे हैं, प्रोसेस CPU फ्री नहीं है, 3 प्रोसेस चल रहा है, फिर उसके बाद वेट में जा रहा है CPU। अगर आप 4 प्रोसेस लेंगे तो ये जो वेट है कंबाइन में, तो वो वेट नहीं रहेगा, वहाँ पे 4th प्रोसेस आ जाएगा। तो जितने प्रोसेस लोड होंगे आपके मेमोरी में, उतना CPU ज़्यादा यूटिलाइज्ड होगा। आया इस बात समझ में कि जितने प्रोसेसेस आपके होंगे मेमोरी में या तो उतना CPU ज़्यादा यूटिलाइज। पहले बैच में क्या होता था, सिर्फ P1, तो P1 रन हुआ, उसके बाद वेटिंग, जब तक वापस P1 नहीं आ जाता तब तक वो वेटिंग में ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है कि क्योंकि आप CPU को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग and it's work on non-preemptive manner. Remember that it's work on non-preemptive manner. जब तक प्रोसेस खुद नहीं दे देता वॉलेंटरी तब तक वो चलेगा।
Now next is time sharing operating system. It's somehow same as multi-programming operating system, but it is non-primitive manner multi-programming, and this is primitive manner. We will see what is primitive. CPU is multiplexed by time among several programs or jobs that are kept in the main memory or disk. It's same as multi-programming, बस यहाँ पे टाइम रहता है कि भाई तुम ये दिस इज प्रिमिटिव मैनर इन द सेंस कि यहाँ पे तुमको एक फिक्स्ड टाइम दिया जाएगा कि भाई तुम्हें 10 सेकेंड के लिए रन हो रहा है प्रोसेस को, तो वो जस्ट 10 सेकेंड्स के लिए ही रन होगा, उसके बाद तुमको छोड़ना ही पड़ेगा CPU, भले तुमको कितना भी काम क्यों ना हो. हाँ, प्रायोरिटी रहती है, वो हम देखेंगे कि कैसे कौन से कैसे यूज़ होते हैं वो सब, बट वॉलेंटरीली नहीं, वो नॉन वॉलेंटरीली उसको छोड़ना पड़ेगा. मतलब टाइम इज़ मल्टीप्लेक्स, टाइम डिवाइड होता है. टाइम तुमको 5 प्रोसेस है तो 5 प्रोसेस को फिक्स टाइम दे देंगे कि तुम्हें 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए ही रन होना है, तो वो उतने सेकेंड के लिए ही रन होगा सिर्फ. टुडे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूजिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपका जो PC है, आपका जो लैपटॉप है, आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, iOS फ़ोन है, तो वो सब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं. इट प्रोवाइड बेटर रिस्पॉन्स टाइम. बेटर रिस्पॉन्स टाइम मीन्स आपका रिप्लाई टाइम जो होता है, रिस्पॉन्स टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर. एडवांटेज क्या है? इट्स इम्प्रूव सिस्टम थ्रूपुट. मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीपल प्रोसेस आर रनिंग एट ए टाइम्स, तो वो ऑफकोर्स सिस्टम थ्रूपुट ज़्यादा होगा. रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, CPU यूटिलाइज ज़्यादा हो रहा है, मेमोरी यूटिलाइज ज़्यादा हो रहा है, तो CPU यूटिलाइजेशन इज़ मोर. हियर smaller programs need not to wait for other large program to finish its execution. Means कि आपका सपोज स्मॉल प्रोग्राम, लास्ट मल्टी प्रोग्रामिंग में बात करेंगे ना, मल्टी प्रोग्रामिंग में तो उसमें क्या होता है कि जब लार्ज प्रोग्राम्स होगा, लार्ज प्रोग्राम है और एक स्मॉल प्रोग्राम है, तो स्मॉल प्रोग्राम के लिए टाइम तो स्मॉल चाहिए होता है, थोड़े टाइम में वो रन होके चला जाएगा, बट उसको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो लार्जर प्रोग्राम उसका ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वो जो दे नहीं देता CPU, तब तक उसको रोकना पड़ेगा. तो वो डिसएडवांटेज है मल्टी प्रोग्रामिंग का, बट वो सॉल्व होता है यहाँ पे टाइम शेयरिंग में, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स को, सारे प्रोसेसेस को हमने इक्वल टाइम दे रखा है. लार्ज प्रोग्राम भी 5 सेकेंड के लिए रन होगा और स्मॉल प्रोग्राम भी 5 सेकेंड के लिए रन होगा, भले उसको 2 सेकेंड के लिए रन होना है. तो लार्ज प्रोग्राम 5 सेकेंड के लिए रन होगा और स्मॉल प्रोग्राम को लिए टाइम देगा, मतलब स्मॉल प्रोग्राम को भी CPU मिलेगा. सो दैट इज advantage of time sharing operating system. Now we will see the working of this. So of course it is a primitive manner in sense it's execute only for some maximum time duration. Time is fixed, time इसके हिसाब से वो वर्क होगा. CPU is forcefully taken away from program after completion of time duration. टाइम जैसे ही ख़त्म तो CPU उससे ले लिया जाएगा. It is multiplexing system. User can execute more than one program and interact with them simultaneously. More than one program. I said it is multi-programming only, but it is works on primitive manner. So आप figure देख रहे हैं तो CPU is there in middle. There are 5 processors. Process 1, 2, 3, 4, 5. Its work 5 minutes, 5 minutes, something fixed time is there. Maximum time duration is there. Its work, it's execute only in that duration. I hope you understand it. Now next is real-time operating system. Real-time operating system में it has a pre-specified time duration. It's strictly required to process input data in a pre-specified time duration. मीन्स कि यहाँ पे टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा की पैरामीटर है. की पैरामीटर मीन्स टाइम में ही होना चाहिए. स्ट्रिक्टली इनपुट देते हैं तो उसको इमिडिएटली आउटपुट चाहिए होगा, इमिडिएटली उसको आउटपुट पे इफेक्ट होना ही चाहिए. जैसे कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, ऑयल रिफाइनरी हो या अर्थक्वेक कब आ रहा है वो सब देखना होता है, तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वो थोड़ा भी टाइम इधर उधर नहीं हो सकता. सपोज आपका अर्थक्वेक करना है कि कब आ रहा है, कितना फ्रिक्वेंटली या कितना टाइम पे आ रहा है, तो आप चेंज नहीं कर सकते टाइम. 1 सेकेंड भी उधर इधर नहीं होना चाहिए कि भाई आपका
12:05 में आएगा तो 12:05 में आया है तो तब वो ही टाइम आपको बताना चाहिए वो। तो दैट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वन इज़ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड इज़ सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। Hard real-time operating system means all critical jobs, all critical tasks are strictly completed in specified time. आपको इतना टाइम दिया है तो उसी टाइम में वो स्ट्रिक्टली कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ऑयल रिफाइनरी एग्जाम्पल। अब सॉफ्ट रियल टाइम में कि समहाउ डेडलाइन में जो डेडलाइन है आपको तो समहाउ थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है कि तब थोड़ा बहुत उसमें लेट भी होगा तो इट्स ओके। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल ऑडियो और मल्टीमीडिया सिस्टम। So where time is very critical, time is very important, time is a key parameter, then we will use a real time operating system. So I hope you all know what's the types of operating system, where these types of these operating systems are used. तो आपको डिफरेंस पता चला होगा कि कौन से टाइप में क्या क्या डिफरेंस है। अभी हम जो लैपटॉप पीसी में यूज़ कर रहे हैं वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पहले यूज़ होता था। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया हो, इन डिटेल में अच्छे से समझ में आया। सो थैंक यू वेरी मच।